हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का हिंदी साहित्य का जो पेपर होता है, कहानी एवं उपन्यास, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं पूरी सीरीज करा रहा हूँ। तो उसका जो अगला प्रश्न है हिंदी उपन्यास के उद्भव एवं विकास पर टिप्पणी कीजिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलग अलग यूनिवर्सिटियों में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि पूरा देखोगे तो आज चाहे निबंधात्मक आए, चाहे लघुतरात्मक आए, चाहे अति लघुतरात्मक आए, इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से कर लोगे। तो चलो शुरू करते हैं अपन। जो हिंदी उपन्यास है उसकी जो गद्य विधा है, गद्य विधा कौन सी होती है? जो कहानी पढ़ते हो आप, उपन्यास पढ़ते हो, जो ये नोवेल पढ़ते हो, ये सब चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी जो गद्य विद्या के अंतर्गत आती हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण विद्या है। भाई आपको ऐसा है कि पोएम जो आती है ना, कवियों के द्वारा जो पोएम हो गई, छंद हो गए, ये आपकी कविताएं होगी, इनको पढ़ने के बाद में तो आदमी फिर भी समझे ना समझे चीज़ों को, समझ में आ गया। तुलसीदास को आपने लिखने के पढ़ने के लिए बैठा दिया तो आम व्यक्ति उसकी भाषा को समझ पाए नहीं समझ पाए, वो ऐसी बातें लिख देते थे कि हमारी समझ में नहीं आई। लेकिन आप प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी हर व्यक्ति समझ सकता है, समझ में आ गया। तो ये जो गद्य विद्या है, इसकी यही खूबसूरती कि हर व्यक्ति है वो इसको समझ सकता है, हर व्यक्ति इससे जुड़ाव महसूस करता है। ये सामाजिक, संस्कृति, राजनीतिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक पक्षों का संजीव चिंतन प्रस्तुत करता है। तो आपको पता है जो हिंदी गद्य विधा है, इसमें आपको जो हमारी जो संस्कृति है, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो संस्कृति है, उसका जो मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है उसको दिखाने का प्रयास करता है। मतलब जो हमारे समाज के आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, जो हमारे समाज के आसपास जो कहानियां हैं, उसी का चित्रण लेखन के माध्यम से कवि है जो लेखक है वो लिखते हैं गद्य विधा के अंतर्गत। जो हमारी उपन्यास जो कला है वो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में शुरू हुई और 20वीं शताब्दी तक ये अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच चुकी थी। समझ में आ गया आपको? 19वीं शताब्दी से शुरू हुई और 20वीं शताब्दी में अपने उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। अब इसका उद्भव के बारे में अपन अच्छे से देखेंगे। आपको पता है जो हिंदी का जो उपन्यास लेखन कला है, इसकी श्रेय जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लाला श्रीनिवास दास को। तो किसको जाता है? लाला श्रीनिवास दास हैं, इनके द्वारा भारतीय उपन्यास लेखन कला उसकी शुरुआत की थी। इन्होंने 1882 में परीक्षा गुरु नामक एक उपन्यास है उसको लिखा था। तो कब लिखा था? 1882 में इनके द्वारा जो परीक्षा गुरु नामक उपन्यास उसका लिखा गया, जिसे क्या माना जाता है? प्रथम उपन्यास के नाम से जाना जाता है। अब बात करें अपन प्राथमिक विशेषताओं की बात करें तो इसमें आपको लाला श्रीनिवास दास है, उनका नाम अच्छे से याद कर लेना है। 1882 में उनके द्वारा गुरु के द्वारा परीक्षा ली जाती है, ऐसे याद कर लो। जो थारी गुरु जी परीक्षा ले लेता ना 11वीं 12वीं में, बया को ये नोवेल लिखो, इस हिसाब याद कर लियो, ठीक है। लाला जी बहुत तगड़ी परीक्षा लिया करता, ऐसे याद कर लो। तो 1882 में इन्होंने नोवेल लिखा था और इसे प्रथम उपन्यास माना जाता है। ट्रिक भी बता दी है, लाला नाम का एक गुरु था जो परीक्षा लेता था, समझ में? इस ट्रिक से याद कर लेना आप। अब प्रारंभिक विशेषताओं की बात करें तो इसकी जो स्टार्टिंग में जब उपन्यास कला लेखन शुरू हुई तो इसकी क्या विशेषताएं थी? नैतिक शिक्षा मतलब जो हमारे समाज की जो संस्कृति है, जो हमारे समाज के आसपास जो नैतिक रहन सहन होता है, उसी के ऊपर इन्होंने लिखा। साथ के साथ जो हमारी नैतिकता है, हमारा जो सोचने का नजरिया है, उसको बदलने का इन उपन्यास के माध्यम से प्रयास हुआ। अगला है ब्रज और खड़ी बोली का मिश्रित प्रयोग। तो ब्रज भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उसका प्रयोग इसमें होना शुरू हो गया। अगले वाला पॉइंट है कथानकों में अधिक शिक्षाप्रद और कम यथार्थ। तो जो कथानक थे, जो कहानियों को लिखते थे, वो शिक्षाप्रद ज़्यादा बातें लिखते थे, मतलब अहियाँ की बात, ज्ञान भरी बात ज़्यादा लिखा करता, जिम यथार्थ कम, वास्तविकता कम रहती, अहियाँ लिख देता ज्ञान की बातें, तो लोग थोड़ा कम पढ़ा करता। समझ में आ गया? तो जो कोई भी शुरुआत हो ना, तो कोई उद्देश्य यही हुआ कि अपना समाज ना बदल जाना। तो यही है, उपन्यासों ने भी, जो उपन्यासकार जो पहले होते थे, इन्होंने यही प्रयास किया कि हम समाज के ऊपर कुछ बदलाव करने का प्रयास करेंगे। तो इन्होंने नैतिक शिक्षा पर लिखना प्रयास किया, ब्रज भाषा और खड़ी भाषा पे, और शिक्षा पर तरीके से लिखने का प्रयास किया। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, गुरु परीक्षा है, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास के द्वारा, और चंद्रकांता वो देविकानंद खत्री के द्वारा लिखी गई है। तो ये दोनों आपको अच्छे से याद कर लेनी है। देखो ये रटने वाला कंटेंट है, इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा।
अगली बात करें, अब धीरे धीरे क्या होता है, जो हिंदी उपन्यास है उसका विकास है। पहले कोई भी चीज़ है, पहले कोई बालक हो है, फिर वो बड़ो है ना, थाली उम्र को है, फिर वो और बड़ो है, फिर क्या है बुढ़ो जा, तो वह है यही हर कोई भी चीज़ हो, साहित्य हो, कोई तकनीक हो, वह भी इस हवा आगे बढ़े। तो वो बालकपन हो, बचपन में उसका जो साहित्य का बचपन था उसमें क्या था, शिक्षा पर बात कराया करता। अब क्यों हो और आगे बढ़िया, तो आगे बढ़िया था कौन आयो, उनमें तो है सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है प्रेमचंद युग। तो 1818 से लेकर 1836 तक का जो युग रहा, उसमें प्रेमचंद ने अपना जो एक छत्र राज किया साहित्य के ऊपर। इन्होंने ऐसी साहित्य लिखा कि सभी लोग प्रेमचंद को जानने लग गए। तो हिंदी उपन्यास की वास्तविक विकास की शुरुआत किसने करी है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा की गई है। तो लाला श्रीनिवासन के द्वारा शुरुआत की गई, और प्रेमचंद पूछा बोले जी थे तो करी शुरुआत, अब तो मैं आगा कुछ नई धारा लेके आऊँगा। तो इन्होंने उपन्यास पे इन्होंने कैसा उपन्यास लिखा, सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदनाएं, मतलब समाज में हमारे आसपास जो घटनाएं घटती हैं उस पर इन्होंने लिखना शुरू किया। जैसे पूस की रात आपके कहानी आती है, तो उसमें क्या होता है, एक गरीब किसान की कहानी दिखाई गई है। तो इन्होंने क्या किया, जो समाज में हमारे आसपास जो घटनाएं घटती थी वो कहानियाँ दिखानी इन्होंने बतानी शुरू करी। तो इनकी जो प्रमुख कृतियाँ वो कौन सी हैं, सेवा सदन है 1818 में लिखी गई, स्त्री स्वतंत्रता पर लिखी हैं। उसके अलावा निर्मला, रंगभूमि, गबन हो गया, कर्म भूमि और गोदान, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम से कम कुछ याद नहीं करो, ये याद कर लेना, गबन, कर्म भूमि और गोदान, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किस पे लिखी गई है, किसानों पर, स्त्रियों और मध्यम वर्ग की समस्याओं पर लिखी गई है। अब प्रेमचंद ने क्या किया, प्रेमचंद ने सबसे पहले क्या किया, ऐसा साहित्य लिखा जो आम जन की से संबंधित था, समझ में आ गया, और लोग उससे जुड़ाव करते थे क्योंकि उनमें मार्मिक पक्ष है, यथार्थ, वास्तविकता और भावनात्मक पक्ष देखने को मिलता था। इससे क्या हुआ, उन्होंने और समाज से जुड़े हुए मुद्दों पर लिखा, तो इससे सामाजिक सुधार भी हुआ और नैतिकता भी फैली, और लोगों को भी धीरे धीरे साहित्य में इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा। फिर जो युग आता है वो प्रेमचंदोत्तर युग आता है, मतलब प्रेमचंद के बाद का युग। इसमें मनोविज्ञान और शिल्प विकास ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको याद करनी होगी। शुरुआत में नैतिकता, प्रेमचंद युग, फिर प्रेमचंदोत्तर युग आता है 1836 से लेकर 1850 तक, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसके अंदर, इस काल के अंदर मनोविज्ञान विश्लेषण, मतलब मन की बात पढ़ने वाली बातें ज़्यादा बताने लगा, और शिल्प प्रयोग की ओर बढ़े, जिसमें अंतर्मन और आत्म संघर्ष को उकेरा गया। तो इनके जो प्रेमचंदोत्तर युग हो, इसके अंदर क्या बताया गया कि मनोविज्ञान की जो आदमी का मन में जो संघर्ष चल रहे हुए है उसका बारे में ज़्यादा चीज़ बताई गई थी। तो एक प्रमुख लेखक कौन रहा, जिनेंद्र कुमार सुनीता और त्यागपत्र लिखा उनके द्वारा, आज्ञे के द्वारा शिखर एक जीवनी नामक लिखा गया। फिर अगला युग निकल के आता है प्रगतिशील युग है, वो 1940 से लेकर 1960 तक, जिसमें सामाजिक यथार्थ और वर्ग संघर्ष की बातें। क्यों, क्योंकि युवाया को दौर हो जद साहित्य कहाँ से निकल कर आता है, समाज से निकल कर आता है। जैसा समाज की भावना वैसा ही साहित्य होता है। मैं समझाऊंगा कैसे इसके बारे में आपको। देखो, वो ऐसा युग था 1940 के बाद में भारत में क्या हुआ, भारत आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था, उसमें गरीबी बहुत ज़्यादा थी, किसान मजदूर है वो पीड़ित व शोषित हो रहे थे। तो ऐसे युग निकल कर आया, इसमें क्या आंदोलन बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो ऐसा ही साहित्य में देखने को मिलता है। तो इस दौर में गरीबी का साहित्य, शोषण का साहित्य व पूंजीवाद का साहित्य व गरीब किसान व मजदूर आंदोलन का साहित्य ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि जमींदारी प्रथा वो अपने सर्वोच्च काल पर थी। किसान थे वो पीड़ित थे, कर से पीड़ित थे, अकाल वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे थे, उनसे पीड़ित थे। तो इसी सब चीज़ों पर क्या लिखा गया, साहित्य लिखा गया। इसमें कौन हुए प्रमुख साहित्यकार, यशपाल है, दिव्य व झूठा पक्ष, राम वृक्ष, बेनपुरी, अमृतलाल नागर के द्वारा कुछ प्रमुख कृतियाँ लिखी गई। फिर अगले वाला है नई कहानी और नव उपन्यास युग। तो 1960 के बीच में 1980 के चीज़ में क्या हुआ आपको पता, उसके बाद में जो इंडस्ट्रीज वगैरह, उद्योग वगैरह लगने शुरू हो गए, तो लोग ग्रामीण से पलायन करके कहाँ जाने लगे, शहरों की तरफ जाने लगे। समझ में आ गया। उसमें जो महिला सशक्तिकरण उसकी बातें आगे बढ़ने लगी। तो ऐसा ही साहित्य भी देखने को मिला। तो इस साहित्य में क्या होता है, नई कहानी और नव उपन्यास युग 1960-1980 के बीच में क्या देखने को मिला। इस उपन्यास में आपको नारी चेतना, महिलाओं की जो जागरूकता है, इसके ऊपर देखने को मिला। अस्तित्ववाद, जो इंसान का अस्तित्व, उसकी बात की गई, तथा शहरी जीवन के जटिलताएं हैं, शहरी जीवन में मुश्किलें, उसके बारे में लिखा गया।
इसके प्रमुख जो कला लेखक कौन है? मनु भंडारी, उनके द्वारा आपका बंटी, राजेंद्र यादव व मोहन राकेश इसके द्वारा प्रमुख कृतियाँ वो लिखी गई। तो अच्छे से याद कर लेना है, प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रटना पड़ेगा। देखो इस प्रश्न को आपको जितनी ट्रिक हो सकती है मैं बता रहा हूँ आपको। विषय तलाक हो गया, स्त्री अस्मिता हो गया, बाल मनोविज्ञान व मध्यम वर्गीय तनाव, क्योंकि मध्यम वर्ग एक नया वर्ग उभर के आ रहा था जिसके पास अलग अलग प्रकार के संघर्ष थे, तो उसी के ऊपर इन्होंने ज्यादा लिखा है इसके में। फिर कौन सा है? सामंत काली युग 1980 के बाद का। तो यहाँ पर क्या होता है? अब दो दलित वर्ग हो गया, नारीवाद की बातें हो गई, आदिवासी जीवन हो गया, तकनीकी समाज निकल कर आया, तो तकनीक वगैरह बढ़ने लग गई, तथा जो समाज था, जो नीचे का समाज था, उसने भी अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। तो वैसा ही आपको साहित्य देखने को मिला इसके अंदर। प्रमुख कौन? आलम शाह खान, राही मासूम राजा, उसके द्वारा आंदा गांव लिखा गया, तथा मैत्रेय पुष्पा, उसके द्वारा चाक व इदत्रम है, ये सब है चीजें वो लिखी गई। अगले वाला पॉइंट है हिंदी उपन्यास की प्रमुख विशेषताएं। तो हिंदी उपन्यास उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी? पहला था यथार्थवाद, मतलब उसमें वास्तविकता की बातें की गई। अगले वाला पॉइंट सामाजिक सरोकार और परिवर्तन की चेतना। तो जो समाज है उससे संबंधित, समाज है भाई, समाज को बदलने का, नैतिकता से संबंधित चीज़ों के बारे में बातें होने लगी। मनोवैज्ञानिक गहराई, तो मनोविज्ञान है उससे संबंधित है वो चीज़ें निकल कर आने लगी, क्योंकि मनोवैज्ञानिक संघर्ष है वो उस दौर में ज़्यादा देखने को मिला। अगले वाला दलित हो गए, पिछड़े हो गए, जो स्त्री हो गई, उन सब चीज़ों पर भी चित्रण देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है भाषा में सादगी और संवाद की प्रभावशीलता। तो जो गद्य होता है उसकी यही विशेषता होती है कि जो भाषा होती है वो एकदम सरल होती है, हर व्यक्ति को समझ में आ जाए, हर व्यक्ति वो इससे जुड़ाव महसूस कर सके। तो इसीलिए क्या होती है, जो उपन्यास है उसकी भाषा की जो सादगी व संवाद देखने को मिलता है। निष्कर्ष की बात करें, हिंदी साहित्य का जो विकास है वो साहित्यिक परिपक्वता का प्रतीक है। तो आपको पता भाई हर चीज़ समय के साथ बदलती चली जाती है, जैसा समय आता है वैसा ही समाज बदलता है, समाज बदलता है तो साहित्य भी बदलता जाता है। तो जैसे जैसे साहित्य बढ़ा है वैसे वैसे उसमें परिपक्वता और देखने को मिली है। ये सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है बल्कि समाज का आईना भी दिखाता है। तो आप कोई भी कहानी पढ़ते हो तो इससे आपका मनोरंजन तो होता ही है, लेकिन साथ में जो समाज में घट रही घटनाओं को भी आप समझने का प्रयास करते हो। यही विचार है जो परिवर्तन का औजार है, और यही जो विचार है ये आपको जो समाज में एक परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रेमचंद से लेकर समकालीन लेखकों तक उपन्यास की विषय वस्तु, शैली, दृष्टिकोण में निरंतरता का विकास हुआ। तो यही चीज़ है जो प्रेमचंद से लेकर जो समकालीन जो लेखक थे उनके द्वारा जो विषय शैली लिखी गई और जो दृष्टिकोण विचारधारा लिखी गई उसका क्या हुआ? विकास हुआ। हिंदी उपन्यास आज न केवल भारतीय समाज के विविध पहलुओं का उजागर करता है बल्कि विश्व साहित्य के भी सम्मानजनक स्थान रखता है। तो हिंदी उपन्यास है वो आज न केवल भारतीय समाज के अलग अलग पहलुओं को दिखाता है बल्कि विश्व के साहित्य के साथ भी अपना जुड़ाव रखता है। तो यही है आपका हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न था, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। अन्य प्रश्नों का देखने चाहते हो और भी मैंने प्रश्न करा रखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहाँ से जाकर जरूर से देख लेना। दोस्तों मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका BA सेकंड सेमेस्टर का हिंदी साहित्य का पेपर होता है, उसमें जो मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की पूरी सीरीज करा रहा हूँ उसका अगला प्रश्न है वो क्या है? कहानी और उपन्यास के बीच में अंतर बताइए। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलग अलग विश्वविद्यालय में काफ़ी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो पूरा देखोगे तो चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से आए, चाहे लघुतरात्मक रूप से आए, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से आए, आप प्रश्न को जरूर से कर दोगे। साथ ही साथ मैंने अन्य प्रश्नों के भी उत्तर करवा रखे हैं, सॉल्यूशन करवाए हैं वीडियो फॉर्म में। तो उनको देखने के लिए आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया वहाँ पर से आप जरूर से देख लेना। समझ में आ गया आपको? तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो पहले बात करें अपन कहानी और उपन्यास के बीच में अंतर की, तो मैं आपको समझाऊं कहानी क्या होती है। समझ में आ गया? कहानी क्या होती है, आप जो कक्षा के अंदर 11th 12th क्लास में 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। कहानी एक कितने तो होती है, ज़्यादा 4 से 5 पन्ने की होती है, वो कोई एक छोटी सी कहानी होती है। और उपन्यास क्या होता है, एक पूरा का पूरा नोवेल होता है। समझ में आ गया? एक मोटी किताब होती है जिसके अंदर पूरी की लंबी सी कहानी बताई जाती है। जैसे पूस की रात हो गई, गोदान हो गई, ये सब क्या है
आपको नोवेल देखने को मिलते हैं। बड़े फॉर्म में इनमें कहानियों का भी रूप है, नोवेल भी देखने को मिलते हैं अलग अलग। तो उसमें कई सारी कहानियाँ होती हैं। ऐसे समझ लो, आप आधुनिक ज़माने के बच्चे हो तो ऐसे समझ लो, कहानी क्या होती है, फिल्म होती है ना, जो फिल्म होती है आपकी, वो क्या होती है, कहानी समझ लो। उपन्यास को आप वेब सीरीज समझ लो। समझ में आ गया? तो वेब सीरीज होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है ना, और कहानी क्या होती है, छोटी सी होती है। तो ऐसे समझ लो, कहानी एक फिल्म का भाग होती है और उपन्यास एक वेब सीरीज की तरह होती है। अब मैं आपको बताऊं, दोनों ही गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। तो जो कहानी और जो उपन्यास है वो दोनों ही क्या है, गद्य की प्रमुख विधाओं में से एक है, जिसके माध्यम से लेखक क्या बताता है, जीवन के अनुभव। तो उसने जीवन में क्या देखा, समाज की समस्याओं के बारे में। तो जैसे आपको पता है, आपके जो पूस की रात हो गई जो चलती है प्रेमचंद के द्वारा, या फिर अन्य कहानियाँ भी हैं जो समाज के ऊपर घटित घटना समस्याओं के ऊपर बात करती हैं। साथ के साथ मानवीय भावनाओं को भी प्रस्तुत किया जाता है। तो आज जो इंसानों की जो भावनाएं होती हैं उनको भी क्या किया जाता है, समाज की जो उनको प्रकट करने के किया जाता है कहानी और उपन्यास के माध्यम से। जो फीलिंग है, जो लेखक महसूस कर रहा है, वो प्रकट करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों का कंटेंट है वो लगभग समान होता है, लेकिन अंतर क्या होता है, लंबाई का। मतलब कहानी छोटी होती है और उपन्यास बड़ा होता है। विषय का, विषय क्या होता है, विषय विस्तार। कहानी का विषय आपको पता भाई, कोई चीज़ 4-5 लाइनों में लिखनी होती है और एक 5-6 पन्नों में लिखनी है। तो दोनों में क्या अंतर होगा, विषय का अंतर होगा। भाई कहानी में क्या, एक पात्र लिया जाता है, समझ में आ गया। जैसे आप ऐसे समझ लो, फिल्म में एक ही हीरो होगा ना, उसी के आसपास स्टोरी घूमती रहती है। लेकिन वेब सीरीज होती है उसमें कई सारे हीरो होते हैं, उनके आसपास पूरी स्टोरी घूमती रहती है, फिर लास्ट में सबको सम अप करके दिखाया जाता है। तो ऐसा ही होता है, विषय विस्तार का अंतर होता है। अगले वाला पॉइंट, चरित्र चित्रण करना, मतलब कैरेक्टर्स को इस्टेब्लिश करने में अंतर होता है। कहानी में एक ही पात्र होता है, उसी के बारे में बात की जाती है, जबकि उपन्यास में बहुत सारे पात्रों को एक साथ उनकी कहानी चलती रहती है और लास्ट में उनको एक साथ जोड़ा जाता है। तो ये अंतर होता है दोनों के अंदर मुख्य रूप से। अब और अच्छे से समझने का अपन प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करें, देखो कितना शानदार तरीके से दिखा रखा है। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से जाकर कर लेना इस पीडीएफ को। इस एक संक्षिप्त कहानी क्या होती है, एक छोटी रचना होती है जिसमें एक ही घटना होती है, एक ही पात्र होता है, और उसको भाव की, उसकी फीलिंग को मद्देनजर रखते हुए क्या किया जाता है, कथा को, कहानी को रचा जाता है। समझ में आ गया? फिर बात करें अपन उपन्यास की, तो उपन्यास होता है ना, वो क्या होता है, एक बहुत बड़ी रचना होती है जिसमें बहुत सारे पात्र होते हैं और अलग अलग परिस्थितियों को जोड़कर एक कहानी है, एक जो कहानी है उसको लिखा जाता है। तो यही फर्क होता है, जो कहानी होती है वो उसमें एक ही पात्र होता है, एक ही कहानी होती है और एक ही भावना होती है। जबकि जो उपन्यास होता है वो बहुत बड़ा होता है, दीर्घ होता है, उसमें कई पात्र होते हैं, कई घटनाएं होती हैं और कई परिस्थितियों को एक साथ जोड़ा जाता है। लंबाई की बात करूं तो कहानी होती है वो छोटी होती है, 2 से 10 पन्नों में होती है, जबकि उपन्यास है वो लंबा उपन्यास है वो लंबा होता है, लगभग 50 से 500 पन्नों तक आपको देखने को मिल सकता है। अगले वाले पॉइंट की बात करूं, कथानक, प्लॉट की, तो एक ही घटना, कहानी है वो एक ही घटना पर कार्य करेगी। मतलब एक ही कहानी है, एक घटना होगी, उसी के बारे में बताया जाएगा। तो फिल्म होती है उसमें आपको पता ना, एक ही कहानी होती है। हीरो की जिंदगी में मान लो क्या हो गया, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो वो उसका बदला ले रहा है, तो एक कहानी हो गई। लेकिन जो उपन्यास हो गया उसमें क्या अनेक घटनाओं से जुड़ा हुआ होता है, विस्तृत घटना देखने को मिलती है। तो उपन्यास होता है वो मैंने वेब सीरीज के माध्यम से समझाया। तो वेब सीरीज में क्या होगा, बहुत सारे पात्र होंगे, उनके क्या आपस में कोई एक सामाजिक प्रॉब्लम होगी, फिर वो उनका जुड़ाव किया जाता है। तो समझ में आ गया ना, कई लोगों की समस्या होती है, उसका जुड़ाव होता है, कई हीरो इसके अंदर होते हैं। तो यही होता है, जो उपन्यास होता है उसमें अनेक घटनाएं होती हैं और उनका जुड़ाव विस्तृत रूप से होता है। 4 नंबर प्रश्न की बात करूं, पात्र, तो पात्र है वो कहानी के अंदर क्या होते हैं, सीमित होते हैं। समझ में आ गया, 1-2 पात्र आपको देखने को मिलेंगे, जबकि जो उपन्यास होते हैं उसमें अनेक पात्र हैं। पात्र कौन होते हैं, जो हीरो होता है ना, जैसे फिल्म के अंदर, वैसे पात्र बोला जाता है हिंदी में, अगर आपको नहीं पता हो तो उसमें कई पात्र देखने को मिलते हैं। अगले वाले पॉइंट की बात करें, समय सीमा, एक सीमित समय का अंश को दर्शाती है। तो ये है जो कहानी है वो एक सीमित, एक छोटे समय अंतराल की कोई कहानी है, उसको दिखाने का प्रयास करती है। लेकिन जो उपन्यास होता है वो बहुत लंबी कहानी को दिखाता है, बहुत लंबे समय की, 15-15, 20-20 सालों की लंबी कहानी को इसमें दिखाया जाता है उपन्यास के अंतर्गत।
उद्देश्य की बात करें, एक ही भाव, एक ही विचार या मूड को उजागर करती है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, जो कहानी होती है वो एक ही भावना को दिखाती है, एक ही विचार को दिखाती है और एक ही मूड को प्रकट करने का प्रयास करती है। जबकि जो उपन्यास होता है वो समाज, संस्कृति व राजनीति आदि के गहन दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। लेकिन जो आपका उपन्यास होता है वो समाज की जो संस्कृति हो गई, वहाँ की जो राजनीति हो गई, उसकी सब घटनाओं को क्या करता है, जोड़ने का प्रयास करता है। भाषा शैली की बात करूं तो भाषा शैली होती है वो संक्षिप्त होती है, छोटी होती है, पर लेकिन प्रभावशाली और संघन होती है। तो यही है जो भाषा शैली होगी, इसके अंतर्गत क्या होगी, वो छोटी होगी, संक्षिप्त होगी और प्रभावशाली होगी। इसमें क्या होगा, विस्तार युक्त होगी, मतलब जो इसमें भाषा शैली है वो क्या होगी, विस्तार में होगी, उपन्यास में बहुत लंबी होगी और बहुयामी, मतलब अलग अलग तरह की बातों को आपको बताया जाएगा। अलग अलग पात्र हैं तो अलग अलग भाषा होगी, अलग अलग तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। गति की बात करें, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। फिर जैसे मैंने उदाहरण से बताया था, फिल्म है आपको पता तेज़ी से कहानी बता दी जाती है, लेकिन वेब सीरीज में धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। एक दो तक तो आपको एपिसोड तक तो समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। तो वही है, जो कहानी है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उपन्यास है वो धीरे धीरे उसमें घटनाओं का विकास होता है, धीरे धीरे वो उपन्यास आपको बहुत ज़्यादा, कम से कम एक दो चैप्टर, 2-3-4 चैप्टर पढ़ने के बाद में तो आपको समझ में आएगा कि ये कहानी किस तरफ जा रही है। संरचना की बात करें तो जो कहानी होती है वो क्या होती है, सरल होती है, एकदम एक मुखी होगी और सरल होगी, एकदम सरल तरीके से चीज़ों को बताया होगा। लेकिन ये जो उपन्यास होगा वो क्या होगा, जटिल होगा और उसके बहुखंडीय होगा। उदाहरण की बात करें तो जैसे ईदगाह हो गया, प्रेमचंद हो गए, बड़े भाई साहब हो गए, ये सब कहानियों के उदाहरण हैं। तो और इसमें बात करें जो उपन्यास है वो गोदान उपन्यास हो गया, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। आपका बंटी है वो किसके द्वारा लिखा गया, मनु भंडारी के द्वारा लिखा गया है। तो समझ में आ गया, ये मुख्य अंतर थे। सीधी सीधी बात है, कहानी है वो छोटा रूप होती है और उपन्यास बड़ा रूप होती है। संक्षिप्त शॉर्ट समरी की बात करें अपन, कहानी है वो छोटे रूप में होती है, एक घटना होती है और एक सीमित पात्रों पर आधारित होती है। तो घटना क्या होती है, जो कहानी क्या होती है, छोटी होती है, बहुत छोटे पात्र होते हैं, उसमें घटना सीमित रहती है और सीमित पात्रों पर ही आधारित रहती है। उपन्यास क्या होता है, उपन्यास बहुत ज़्यादा लंबा होता है, विस्तृत कथानकों और गहरे चरित्र चित्रण से युक्त होता है। तो उपन्यास का बहुत बड़ा होता है और गहरे जो उस पर चरित्र हैं उसके आधार पर इसको रचित किया जाता है। अगले वाले पॉइंट की बात करूं, कहानी में भावों की तीव्रता होती है और उपन्यास में गहराई का विस्तार। तो कहानी में क्या होगी, कहानी में चीज़ों को स्पीड से बताई जाती है, जबकि उपन्यास में चीज़ों को गहराई से बताया जाता है और विस्तार से बताया जाता है। तो ये मुख्य अंतर होता है। निष्कर्ष की बात करूं, कहानी और उपन्यास दोनों ही साहित्य की महत्वपूर्ण विधाएं हैं। तो आपको पता है कहानी और उपन्यास दोनों ही हैं वो साहित्य की क्या बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं। कहानी पाठक को तुरंत एक प्रभाव देती है, मतलब आपको तुरंत चीज़ें समझ में आ जाएगी, तुरंत भावना समझ में आ जाएगी, तुरंत आपको क्या हो जाएगा, उसको पढ़कर जो आपको फीलिंग लेनी थी, जो आपको मनोरंजन करना है या आपको कुछ सामाजिक सीख लेनी है वो तुरंत आपको मिल जाएगी। लेकिन उपन्यास है वो पाठक को दीर्घकालीन विचार व सामाजिक विश्लेषण को प्रदान करता है, जबकि जो उपन्यास होता है वो क्या है, बहुत विस्तृत रूप में होता है, बहुत आपको कई देर पढ़ने के बाद में समझ में आता है, लेकिन उसका प्रभाव भी क्या रहता है, उतना ही गहरा रहता है। साथ के साथ समाज से जुड़ी उतनी ही घटनाओं को वो ज़्यादा आपके अंदर डालने का प्रयास करता है। इन दोनों में अंतर होने के बावजूद लेकिन साहित्य मूल्य समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो दोनों का जो साहित्यिक महत्व है वो दोनों का ही क्या है, बराबर रूप से बराबर है। तो ये हो गया आपका जो कहानी और साहित्य के बीच में जो प्रमुख अंतर होता है वो मैंने आपको बता दिया है। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का हिंदी साहित्य का जो पेपर होता है कहानी व उपन्यास, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनकी मैं पूरी सीरीज है वो आपके सामने लेकर आया हूँ। तो उसका जो अगला प्रश्न है आपका उपन्यास से संबंधित, उपन्यास के तत्वों के आधार पर ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास की समीक्षा कीजिए। तो ग्लोबल गांव के देवता है उसके उपन्यास की आपको क्या करनी है, समीक्षा करनी है, उसके बारे में आपको बताना है कि ये किस पर आधारित है। ये ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास है। एक तो कला विशेषताएं हो गई, जो उपन्यास की विशेषताएं हैं, प्रमुख बातें वो आपको बतानी है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। अगर उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता तो उसमें अगर आपके हिंदी साहित्य में है, परीक्षा में आएगा तो ये प्रश्न जरूर से आएगा आपके सामने, ये समझ लेना। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, चाहे निबंधात्मक रूप से प्रश्न आए, चाहे अति लघुतरात्मक और चाहे लघुतरात्मक रूप से। आपको
ये पर्सन आप किसी भी रूप में है, आप जरूर से कर दोगे इस पर्सन को, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन इस वीडियो को। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। तो आपको पता है ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास है ये। ग्लोबलाइजेशन क्या हो गए, आज के समय हम जो विकास कर रहे हैं, औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, हम अपनी जो संस्कृति है उसको पीछे छोड़कर पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं, पूरी दुनिया की संस्कृति को अपना रहे हैं, उसी को क्या कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया है उसमें हमारी जो गांव की जो समाज है, संस्कृति है, उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में इस उपन्यास में ग्लोबल गांव के देवता में बताया गया है। ये उपन्यास क्या है, एक सांस्कृतिक चिंतन है। मतलब हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, जैसा हम पहनावा पहनते हैं, जो हमारे पहले दादा परदादा जो पहनावा पहनते थे, आज क्या अपन पहनते हैं, नहीं पहनते ना। हमारी कैसी परिधान हो गया है, पश्चिमी परिधान हो गया है। तो उसी पर बात किया गया, क्या एक प्रकार का सांस्कृतिक चिंतन है जिसे लेखक ने पश्चिमी प्रभाव और भारतीय परंपराओं के बीच में टकराव को विचारपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। तो इसी चीज़ को इन्होंने क्या, पश्चिमी जो प्रभाव है वो हम पर पड़ रहा है और भारतीय परंपराओं के बीच में जो टकराव है वो देखने को मिल रहा है। तो आज हम अपन उद्योगों का विकास हो रहा है, हम इंटरनेट के माध्यम से या फिर सारी दुनिया से जुड़े हुए हैं। तो इससे क्या, उन लोगों का प्रभाव है वो हमारी संस्कृति पर देखने को पड़ रहा है और हम हैं वो हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो यही जो दोनों भावनाएं हैं इसके बीच के टकराव को इस उपन्यास में बताया गया है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगले वाला पॉइंट है उपन्यास के तत्वों के आधार पर समीक्षा। तो तत्वों के आधार पर आपको समीक्षा करनी है। पहले बात करें कथानक के आधार पर, तो ये उपन्यास कोई पारंपरिक कथा नहीं है बल्कि विचार प्रधान रचना है। तो ये उपन्यास है ना, ये कोई पुरानी पारंपरिक कथा, मतलब ऐसे ही कोई गांव में किसी कवि के द्वारा लिखी जाने वाली कहानी नहीं है मन से बनाकर, बल्कि एक विचार प्रधान रचना है। मतलब इंसान जब इसको पढ़ेगा तो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा, ऐसी कहानी है। लेखक ने विभिन्न संदर्भों और दृष्टांतों के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया भारतीय ग्रामीण संस्कृति को किस तरीके से प्रभावित कर रही है। मतलब आप जो कवि हैं उन्होंने अलग अलग कहानियों के माध्यम, जो कहानियों और पात्रों के माध्यम से इस उपन्यास में यह बताने का प्रयास किया है कि जो ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसने क्या किया है, ये जो आप पूरे दुनिया से जुड़े हुए हो, सामाजिक जो औद्योगिक विकास हो रहा है, शहरीकरण का बढ़ावा मिल रहा है, इससे क्या भारतीय संस्कृति है ये बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है, इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। उपन्यास में जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो लेखक गांव और शहर की परंपरा, आधुनिकता और भारतीय पश्चिमों में हो रहे परिवर्तनों की चर्चा करता है। तो ये बताता है कि कैसे गांव का अपना खान पान हुआ करता था पहले, अपने क्या कैसे पहले भाई अपना जो फास्ट फूड होता था वो क्या होते थे भाई, गुलगुले हो गए, दाल बाटी चूरमा हो गया, जो चूरमा खाते थे ये हो गया, ये सब चीज़ें अपने क्या हुआ करते थे फास्ट फूड। आज के समय क्या फास्ट फूड होते हैं अपने, आज के समय है पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सब अपने फास्ट फूड हो गए। तो समझ में रहे हो ना, कपड़े पहनने के में अंतर देख लो, पहले अपन अपना परिधान धोती कुर्ता होता था, आज आप में से कभी भी जिंदगी में किसी ने धोती कुर्ता कभी पहना है, नहीं पहना होगा आप में से। तो यही चीज़ है, हर चीज़ में जो विकास के साथ क्या हो रहा है, शहरी परंपरा है और आधुनिकता के साथ जो पश्चिमी जो संस्कृति है वो क्या हो रही है, हमारे जीवन में रच बस रही है, इस उपन्यास में बताया गया है। अगले वाला पॉइंट चरित्र। तो इस उपन्यास के माध्यम से विचारों का उपन्यास है। तो ये क्या है, आपको ऐसा उपन्यास है जो सोचने के लिए एक प्रकार से मजबूर कर देगा। ये साथ के साथ इसमें जो लेखक है इन्होंने खुद को एक विचारक के रूप में उपस्थित किया है। मतलब खुद जो लेखक है उसने खुद को एक व्यक्ति के रूप में वहाँ पर रखकर, पात्र के रूप में खुद को सोचने के लिए मजबूर किया है। और आप इसको पढ़ोगे तो आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे, जिसमें ग्रामीण जन मतलब आम जनता है वो संस्कृति, मीडिया व परंपरा आदि का प्रतीकात्मक चरित्र बन जाते हैं। तो जो गांव के लोग हैं, साथ के साथ संस्कृति हमारी, मीडिया है, परंपरा, ये सब क्या हो गए, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ये सारी घटनाएं हमारे आसपास की हैं, ये लोग हमारे आसपास के हैं, ये जो पात्र दिखाए गए हमारे आसपास के हैं, ये घटनाएं तो हमारे साथ ही हो रही हैं। आप ऐसी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। ये ऐसे चरित्र का, ऐसे कैरेक्टर्स का यूज किया है लेखक ने। अगले वाला पॉइंट की बात करूं, संवाद, डायलॉग। तो किस प्रकार के संवादों का प्रयोग किया है, जो लेखक है उन्होंने गहरे संवाद का प्रयोग किया है। तो गहरे संवाद मतलब एकदम आपको उसमें सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। दार्शनिक और विचार उत्तेजक, तो इन्होंने ऐसे जो संवाद उनका प्रयास किया है बताने का जो दार्शनिक हो,
समझ में आपको सोचने के लिए मजबूर कर दें पाठक को। साथ के साथ हमें यह बताएं क्या हम अपनी जड़ों को काटकर विकास करें। तो आप उसको पढ़ोगे इस ग्लोबल गांव के देवता को, तो आपको ये महसूस होगा क्या हम अपनी संस्कृति को से पीछे हटकर अपनी जो जड़ें हैं, अपनी जो संस्कृति, इसको भूलकर क्या हम विकास तो नहीं कर रहे हैं। तो यही आपको इसमें पता चलेगा। अगले वाले प्रश्न की बात करें वातावरण की, तो जो यहाँ पर किस प्रकार के वातावरण की बात की गई है, तो ग्लोबल गांव का उपन्यास है, इसमें गांव और शहर के दोनों के जीवन का दिखाया गया है। गांव का आत्मीय और सामूहिकता, मतलब गांव में जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, सामूहिक रूप से जुड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ, उनका लोक जीवन होता है वो दिखाया गया है। साथ में जो शहरी जीवन वो कैसा होता है, मशीनों जैसा जीवन होता है, भागदौड़ से भरा रहता है, अलगाववाद, मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर साफ साफ है दोनों की विचारधारा में, दोनों जगह की विचारधारा में आपको टकराव देखने को मिलता है। 5 नंबर प्रश्न की बात करें भावना और विषय वस्तु, तो भावना और विषय वस्तु की बात करें तो लोक संस्कृति है वो आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर समझ में आ गया। बाजार, मीडिया और बाजार की ताकत, तो बाजार और मीडिया उसकी क्या ताकत होती है इसको बताया गया है इस उपन्यास में। साथ के साथ अपनी जो संस्कृति है वो कहीं खोती जा रही है, उसकी खोज के बारे में भी दिखाया कि भाई हमारी जो संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही है, हमें इसकी फिर से खोज करनी चाहिए। अगले वाला है गांव की आत्मा और उसका लोभ, तो गांव है उसकी जो आत्मा है, जो फीलिंग है वो खत्म हो चुकी है, उसके बारे में बताया गया है। अगले वाले पॉइंट की बात करें शैली और भाषा, तो डॉक्टर मिश्र है की भाषा है वो कैसे विविधतापूर्ण और विचारशील है। समझ में आ गया। तो डॉक्टर मिश्र उन्होंने कैसी भाषा का प्रयोग किया है, उन्होंने एकदम आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे ऐसी भाषा का प्रयोग किया है। साथ के साथ शैली कैसी है, संवादात्मक, मतलब लोग हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, आप भी जब पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि कवि आपसे ही बात करने का प्रयास कर रहा है। साथ के साथ भाषा संस्कृत निष्ठ है, हिंदी के साथ भावनात्मक रूप से गुड है, मतलब जो भाषा है वो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई भाषा है। साथ के साथ भावनात्मक जुड़ाव इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा इस कहानी के अंतर। तो यही है भाषा शैली के बारे में, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। निष्कर्ष की बात करूं, ग्लोबल गांव का देवता एक विचारशील चेतनाप्रद उपन्यास है। तो ये जो ग्लोबल गांव का देवता है, ये जो उपन्यास है, ये क्या विचार आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ऐसा एक क्या है, एक ऐसा उपन्यास है। समझ में आ गया आपको। साथ साथ हमें क्या सोच पर मजबूर कर देता है, क्या विकास की दौड़ में हमारी पहचान मिट रही है। तो हम जो है विकास के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आधुनिकता के पीछे भाग रहे हैं, क्या इससे हमारी जो वास्तविक पहचान है वो कहीं पीछे तो नहीं छूट रही है। साथ के साथ ये उपन्यास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि सोचने और आत्मविश्लेषण करने के लिए भी है। तो ये जो उपन्यास आप पढ़ रहे हो इसको आप सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे और आत्मविश्लेषण करोगे कि आज हम जो कर रहे हैं जीवन में क्या वो हमारी संस्कृति के लिए सही है या नहीं है। ये परंपरा और आधुनिकता के बीच में सेतु है। तो इसमें जो हमारी परंपराएं थी और जो आधुनिकता है उसके बीच में एक सेतु का कार्य करता है। इस उपन्यास में सभी तत्वों विचारों को जोड़कर एक गहरी संस्कृति समीक्षा प्रस्तुत करती है। तो इस उपन्यास में क्या सभी तत्वों को जोड़कर एक नई संस्कृति व गहरी संस्कृति को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो ये है आपका ग्लोबल गांव के देवता का जो कला या विशेषताएं हैं या क्या क्या उपन्यास की विशेषताएं रही, ये सब मैंने बताया है। चरित्रों का चित्रण किस तरीके से किया गया ये भी मैंने आपको बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न काफ़ी बार रिपीट होता है। तो कैसा लगा ये आप ज़रूर से बताना, अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करना। और दूसरे प्रश्नों के उत्तर देखना चाहते हो तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन उसमें लिंक दिया है वहाँ से जाकर देख लेना। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का हिंदी साहित्य का जो पेपर होता है उससे संबंधित मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ। तो उसका जो अगला प्रश्न है, ग्लोबल गांव के देवताओं के आधार पर मास्टर जी लेखक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मास्टर जी है वो मुख्य पात्र होते हैं ग्लोबल गांव के देवता के, तो उसका आपको चरित्र चित्रण के बारे में बताना है कि उनका कैसा करेक्टर था। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये काफ़ी बार रिपीट होता है अलग अलग विश्वविद्यालय में। तो आपको क्या करना है, सारे प्रश्नों को अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को पूरा देखोगे तो आपका चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से आए, चाहे लघुतरात्मक रूप से आए, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से आए, आप इस प्रश्न को जरूर से कर दोगे।
साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करें अपन। जो आपका ग्लोबल गांव के देवता है उसका जो केंद्रीय व्यक्तित्व मतलब मेन कैरेक्टर है मास्टर जी, वो क्या स्व लेखक हैं, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र है, उन्हीं का वैचारिक रूप से प्रतीक है। मतलब जो लेखक खुद हैं, खुद ने उनको मास्टर जी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मास्टर जी क्या एक आम शिक्षक ही नहीं है, बल्कि वे भारतीय संस्कृति व परंपरा के लोक चेतना और मूल्यों के सजग पैरी है। मतलब वो क्या है, वो भारतीय जो संस्कृति है उसके प्रेरी है, मतलब उसको बचाने का वो प्रयास कर रहे हैं। लोक चेतना, लोक भावना है, उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका जो चरित्र है, विचार हैं और अनुभव है वो चिंतन के गहराई लिए हैं। मतलब उनके जो विचार हैं, उनकी जो संस्कृति के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति जो उनके विचार हैं वो एकदम गहराई से हैं कि अगर भारतीय संस्कृति है वो देखो कैसे आधुनिकता के चक्कर में पीछे छूटती जा रही है, ये सब उनके विचार हैं। जो भूमंडलीकरण के दौर में खोती हुई भारतीय आत्मा को खोज में जुटा हुआ है। तो ये जो आज का समय है इसमें जो भारतीय जो आत्मा है, जो भारतीय संस्कृति है वो धीरे धीरे खोती जा रही है, उसकी आत्मा खोती जा रही है। तो उसके विचार हैं, उनके प्रति गहरी संवेदना वो व्यक्त करने का प्रयास करते हैं इस कहानी के माध्यम से, खुद के पात्र के माध्यम से। अब देखेंगे मास्टर जी का चरित्र चित्रण। तो मास्टर जी की क्या मुख्य विशेषताएं हैं? पहला पॉइंट है परंपरावादी लेकिन प्रगतिशील विचारक। तो मास्टर जी हैं वो आधुनिकता को पूरी तरीके से नहीं नकारते हैं, बल्कि वे उस आधुनिकता के विरोध में हैं। मतलब देखो जो मास्टर जी हैं वो आज के समय जो बदलाव हो रहे हैं, आधुनिकता आ रही है, विकास हो रहा है, उसके पूर्ण रूप से विरोधी नहीं है, लेकिन वो उन चीज़ों का विरोध करते हैं जो हमारी संस्कृति को तोड़कर जो विकास हो रहा है। जैसे फास्ट फूड वाला खाना है वो हमारी संस्कृति का नहीं है। हमारी संस्कृति का तो आपको पता है दाल बाटी चूरमा वो है। अगर आप और कोई स्टेट के हो तो वहाँ का अपना देसी खाना है, लेकिन हम क्या खा रहे हैं, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा ये सब खा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो विकास हो रहा है, जो हमें परिधानों में जो विकास होता जा रहा है, उन सब चीज़ों पर क्या है उसका विरोध करते हुए दिखाई देते हैं मास्टर जी इस कहानी के माध्यम में। उन्होंने कहा है विकास हो लेकिन उनकी जड़ों को छोड़कर नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति का विकास होना चाहिए, हर व्यक्ति, हर समाज, हर व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, लेकिन अपनी जो जड़ें हैं हमें अपनी जड़ों को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति को छोड़कर विकास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन्होंने क्या कहा है, हम ग्लोबल होते जा रहे हैं, लेकिन ग्लोबल होते गांव में देवताएं गुम क्यों हो रहे हैं। मतलब हम हैं वो पूरी दुनिया से जुड़ते तो जा रहे हैं, लेकिन इस जुड़ाव के बीच में जो हमारे देवता हैं, हमारी जो परंपराएं हैं वो पीछे क्यों छूटती जा रही हैं। अगले वाला पॉइंट है गंभीर, चिंतनशील और दार्शनिक प्रवृत्ति। तो उनका व्यक्तित्व है वो कैसा है, उनका व्यक्तित्व वो केवल शिक्षण तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि वे समाज के हर पहलू पर गहराई से विचार करते हैं। तो उनका जो व्यक्तित्व है वो क्या है, शिक्षण तक ही सीमित नहीं था, बल्कि समाज के हर पहलू पर उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है। संस्कृति हो गई, भाषा हो गई, लोक जीवन हो गया, चाहे राजनीति का बाजार हो गया, सब चीज़ों को इन्होंने क्या किया है, सब चीज़ों को बच्चों को वो अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, चिंतन व पहलू के रूप में बताने का प्रयास किया है। और जो उनके विचार हैं वो कोई भी पाठक अगर जो पढ़ रहा है उनके सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो वो क्या एक आम समाज के शिक्षक ही नहीं है, बल्कि उनके द्वारा जो संस्कृति पर उनके विचार हैं, उनकी भाषा है, वो जो राजनीति पर उनकी जो पकड़ है वो क्या दिखाती है, वो उनको आपको पढ़ोगे तो उनको सोचने पर आपको मजबूर कर देगी। अगले वाला पॉइंट है गाँव के प्रति गहरी संवेदनशीलता। तो मास्टर जी हैं उनका गांव के प्रति, वो गांव को सिर्फ स्थान ही नहीं मानते, बल्कि एक जीवित संस्कृति के रूप में देखते हैं। मतलब एक जिंदा संस्कृति के रूप में देखते हैं। वहाँ सामूहिकता, मतलब सभी लोग जो मिलजुल के रह रहे हैं, उनका आत्मिकता, मतलब उनका भावनाओं से जुड़ाव है। लेकिन जो गांव में जो परिवर्तन हो रहे हैं भौतिक ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आजकल लोगों के पास फ़ोन आ गया, लेकिन फ़ोन ही नहीं आया, बल्कि उससे क्या हमारे एक दूसरे से अलग हो गए। हम अपने माता पिता को समय नहीं देते हैं, हम अपना सारा समय मोबाइल में लगे रहते हैं। तो यही चीज़ है, ये सब भौतिक परिवर्तन ही नहीं हो रहे, बल्कि सांस्कृतिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने ग्लोबल गांव के देवताओं को गांव के आत्मा है और जिन्हें मीडिया व बाजार खा रही है। तो इन्होंने क्या कहा है, गांव के देवता हैं, गांव के जो लोग हैं वो गांव की आत्मा है, गांव की भावना है, गांव की संस्कृति है। उन्हें क्या करें, बाजार है, ये जो बाजारीकरण जो आपके पास दिखाई दे रहा है और जो मीडिया है वो उसे नष्ट करती जा रही है।
अगले वाले प्रश्न की बात करें, शिक्षक के रूप में जिम्मेदार और मार्गदर्शक। तो मास्टर जी है वो एक आदर्श शिक्षक हैं। मास्टर जी हैं वो एक कैसे शिक्षक है, मतलब आदर्श शिक्षक के रूप में उभर कर आते हैं। वह केवल पाठ्यक्रम ही नहीं पढ़ाते हैं, वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाने का कार्य नहीं करते हैं बल्कि जीवन के बारे में भी पढ़ाते हैं, जीवन के मूल्यों के बारे में पढ़ाते हैं, जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में भी पढ़ाते हैं और हमें सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि वर्तमान जो पीढ़ी है वो मूल्यबोध की ओर ले जाते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, वो जो बच्चे हैं उनसे जो पढ़ते हैं उनको जीवन का पाठ पढ़ाते हैं, अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में बताते हैं, साथ के साथ उन्हें यह चीज़ सोचने के मजबूर करते हैं। जो नई पीढ़ी है जो हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में कम जानती है उनको उस संस्कृति से जुड़ाव महसूस कराने का प्रयास करते हैं इस उपन्यास में। संवाद प्रधान और तर्कशील व्यक्तित्व है। तो उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनकी जो भाषा है वो एकदम गूढ़ है और तर्कपूर्ण है, मतलब उनकी भाषा वो एकदम गंभीर है, साथ के साथ तर्कों से विचारों से एकदम भरी हुई है। वे संवादों के माध्यम से, मतलब बात जो आपकी कहानी के लेखन के माध्यम से वो पाठकों से सीधा बात करते हैं। मतलब उनका खुद का करैक्टर है, जो लेखक है उनको मास्टर जी के रूप में दिखाया है, तो वो जब अपनी भावनाओं को विचारों को प्रकट करते हैं तो वो खुद है सारी जो पाठक हैं उनको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उनके विचार लेखनीय शैली में भी संवाद के रूप में प्रभावित होते हैं। तो उनकी जो विचार हैं, भावना है, वो लेखन की जो शैली होती है उसमें संवाद के रूप में देखने को मिलते हैं। तो उनके जो विचार हैं वो क्या होते हैं, लेखनीय जो शैली है उसके अंदर संवाद के रूप में देखने को मिलते हैं आपको। अगले वाले पॉइंट की बात करूं, भारतीय संस्कृति के संरक्षक। तो मास्टर जी है उनकी सबसे बड़ी क्या है विशेषता रही है, उनकी यही है कि वो भारतीय संस्कृति है उसके संरक्षक के रूप में दिखाई देते हैं। मतलब जो भारतीय संस्कृति है जो कहीं विलुप्त होती जा रही है, कहीं पीछे छूटती जा रही है, उसके वो संरक्षक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वो जो वहाँ की जो गांव के लोग हैं, गांव के बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, उनको क्या करते हैं, संस्कृति से जोड़ने का काम करते हैं। साथ के साथ खुद के पात्र के माध्यम में, खुद को पात्र के माध्यम से रखकर लेखक हैं वो जो पाठक है, जो नई पीढ़ी आ रही है जो इसको पढ़ेगी इस उपन्यास को, उनको जो हमारी संस्कृति, इस बाजारीकरण, इस ग्लोबलाइजेशन, इस जो आधुनिक युग है, शहरीकरण का जो युग है, इसमें कहीं पीछे छूटती जा रही है उसमें भी जुड़ाव के लिए बताया है। इन्होंने गांव को, जो गांव है उनको क्या बताया, आत्मा का केंद्र, सामूहिकता, एक साथ रहने वाले लोग हैं, सामूहिक रूप से रहते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। वहीं जो शहरी गांव के शहरी लोग हैं वो क्या होते हैं, एकदम भागदौड़ की जीवन जी रहे होते हैं, एक दूसरे से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं। समझ में आ गया आपको? तो ये मुख्य पॉइंट है। एक बार मैं आपको ओवरव्यू करवा देता हूँ सारी चीज़ों का। चरित्र चित्रण का, परंपरावादी लेकिन प्रगतिशील विचार। तो जो आपको पता है मास्टर जी हैं वो क्या करते हैं, आधुनिक जो संस्कृति आ रही है उसको नकारते नहीं है, लेकिन वो जो भारतीय संस्कृति में गलत रूप से क्या करे प्रवेश कर रही है उसको नकारते हैं, गलत चीज़ों को नकारते हैं, आधुनिकता, गलत तरीके की आधुनिकता को नकारते हैं। अगले वाला पॉइंट है गंभीर, चिंतनशील और दार्शनिक प्रवृत्ति। तो उनका जो चिंतन है, उनकी जो विचार है वो कैसे हैं, एकदम चिंतनशील विचार हैं, अच्छे मतलब गहरे विचार हैं। वो अपने विचारों के माध्यम से जो भावनाएं प्रकट की उन्होंने अपने लेख के माध्यम से, उसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी पाठक पढ़कर क्या हो सकता है, खुद भी विचारों में डूब सकता है। अगले वाला पॉइंट है गांव के प्रति गहरी संवेदनशीलता। तो लेखक हैं जो मास्टर जी के कैरेक्टर के माध्यम से अपने गांव को सिर्फ स्थानीय नहीं मानते बल्कि उन स्थानीय लोगों से उनका जो जुड़ाव है, भावनात्मक जुड़ाव है, वो संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो इसका उनका क्या संवेदनात्मक जुड़ाव है। और वो जो संस्कृति में, इस गाँव की संस्कृति में जो भौतिक के साथ साथ जो सांस्कृतिक बदलाव हो रहे हैं वो उनको देखकर उन्हें दुख होता है और इसीलिए वो क्या करते हैं, नई पीढ़ी को जो संस्कृति से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगले वाला पॉइंट शिक्षक के रूप में जिम्मेदार और मार्गदर्शक। तो वो क्या है, ऐसे आम शिक्षक की तरह नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। जो क्या पढ़ाते हैं, सांस्कृतिक मूल्य, नैतिकता, हमारी जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति थी उसको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, जो कहीं नई पीढ़ी में विलुप्त हो चुकी है वो सब चीज़ें बताते हैं। अगले वाला पॉइंट है संवाद प्रदान। तो वो क्या है, बच्चों को सिर्फ क्या करते हैं, तर्कशील बातें करते हैं। जो उनकी जो लेखन है उसमें तर्कशीलता आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट है भारतीय संस्कृति के संरक्षक। तो उन्होंने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं उसमें वो भारतीय जो संस्कृति है उसके संरक्षक के रूप में भी व्यक्त होते दिखाई दे रहे हैं। अब निष्कर्ष की बात करेंगे तो मास्टर जी हैं वो एक साधारण गाँव के ग्रामीण अध्यापक ही नहीं है बल्कि उनकी भारतीय
आत्मा का दार्शनिक प्रवक्ता है, मतलब जो भारतीय संस्कृति है उनके आत्मा में रच बस गई है, उसी को इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। खास बात यही है कि ना तो वो अंध परंपरावादी है, ना तो वो प्राचीन परंपराओं का एकदम अंध भक्त हैं, ना ही आधुनिकता को एकदम अंधे रूप से स्वीकार करते हैं। उनका यही है कि आधुनिक जड़ों से कटकर नहीं, जड़ों को पोषित करते हुए आई है। तो उन्होंने क्या कहा है कि आधुनिकता है, इसको हमारी जड़ों को काटकर विकास मत कीजिए, आधुनिकता में मत आइए, अपनी जड़ों को भी पोषित होने दीजिए और आधुनिकता को भी स्वीकार करते रहिए। तो ग्लोबल गांव के देवता के माध्यम से मास्टर जी का जो चरित्र है वो एक प्रकार का क्या दर्पण है, हमें वास्तविकता दिखाने का प्रयास करता है। जो आज के समय हमारे समाज की जो दशा दिशा व चुनौतियां हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। तो इसी के माध्यम से जो पाठक है वो चेतना और आत्म विश्लेषण करता है, उसी को क्या कहा गया है, ग्लोबल गाँव के देवता है, उसमें मास्टर जी का चरित्र चित्रण आपको देखने को मिलता है। तो कैसा लगा वीडियो आप जरूर से बताना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। धन्यवाद।